बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो मैं आप लोग का टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगी, ये स्टूडेंट्स जो ज़्यादा जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको डिफ़िकल्टी होती है कुछ टॉपिक्स को समझने में, तो स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है। ये हमारा क्लास 10 के बायो का से रिलेटेड चैप्टर है, इनहेरिटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आपको इस चीज के पता होना चाहिए कि व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब है, अगर आप प्रीवियस क्लास का अपना बायो का थोड़ा सा रिकैप करें, तो इनहेरिटेंस आपने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में पढ़ी है कि व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसफर्स ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो जीन्स ट्रांसफर होती है वो इनहेरिट होती है। ठीक है। तो पहले जमाने में लोग ये नहीं जानते थे कि हाउ बेबीज गेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी कि किस तरह बच्चों में उन खुसूसियात, अपने वालदैन की खुसूसियात बच्चों में कैसे आती है। इनको ये पता था कि पेरेंट्स की खुसूसियात बच्चों में आती है, बट उनको ये नहीं पता था कि ये क्या मैकेनिज्म है, ये क्या प्रोसेस है जिसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। ठीक है। तो यहाँ पे वो इनको ये पता था कि सब कनेक्शन है हेरिडिटरी का पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में, बट मैकेनिज्म वो ये नहीं जानते थे कि ये होता कैसे है। तो इस तरह कुछ क्वेश्चंस बायोलॉजिस्ट के माइंड में भी आते थे। तो यहाँ पे हम मेंडल्स का जो है वो कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि ग्रिगोर मेंडल्स ने इसमें क्या वर्कआउट किया है। तो मेंडल्स की कंट्रीब्यूशन जो है उससे हम डिनाई नहीं कर सकते कि इनहेरिटेंस में मेंडल का क्या काम था और उसकी क्या क्या डिस्कवरीज थी। तो मेंडल्स पढ़ने से पहले और मेंडल्स की डिस्कवरीज या मेंडल्स की कंट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज जेनेटिक्स। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हमें पहले जेनेटिक्स पढ़ना है, देन उसके बाद हम मेंडल्स के कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सो इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स में आ जाएगा, इनहेरिटेंस मींस ट्रांसफर्स ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और यू नो अबाउट द फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑब्वियसली वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन मींस फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। सो यहाँ पे एक वर्ड, कुछ टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में यूज हो रही है, कुछ टर्म्स यूज हो रही हैं जो कि आपको समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कौन से कैरेक्टर्स जो है वो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पे अगर जेनेटिक्स पढ़े, जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम करते हैं स्टडी अबाउट जीन्स, जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके लिए एक खास टर्म्स यूज होती है जिसको हम कहते हैं ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या है? वही कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, कि किसी जनरेशन की हाइट कितनी होती है, उनके आईज के कलर क्या है, उनके हेयर कलर्स क्या है, इवन उनकी इंटेलिजेंस, उनकी जहानत। ठीक है। ये सारी कुछ ट्रेड्स में आती हैं और ये सारी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ फैमिलीज में कुछ पेरेंट्स अगर टॉल होते हैं, अगर वो हाइट होती है उनकी, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं या जो उनके बच्चे होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में भी ये ट्रेड या ये कैरेक्टर्स ट्रांसफर होती है, और बाकी नस्ल में भी ये हाइट जो होती है वो होती है। इसी तरह अगर किसी की आईज में ब्राउन कलर आ रहा है या ग्रीनिश कलर आ रहा है, तो वही कैरेक्टरिस्टिक या वही ट्रेट्स उनके बच्चों में ट्रांसफर होती है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेट्स। सो इसमें होता है क्या है, ट्रांसमिशन जीन्स में होती कैसी है कि जो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, अब आपको फर्टिलाइजेशन भी पता होना चाहिए कि ग्रेड 9th में आपने ये पढ़ा होगा टॉपिक के फर्टिलाइजेशन क्या चीज होती है। फर्टिलाइजेशन मीन्स the fusion of male and female gametes when both parents are involved. This is called fertilization. It means the gametes fused होते हैं, आपस में जब फ्यूज होती है तो फर्टिलाइजेशन होते हैं। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं, और दोनों पेरेंट्स से जो है वो एक एक क्रोमोसोम्स लेके वो कंबाइन होते हैं, और इस तरह ऑफस्प्रिंग जो होती है उसमें जीन्स
ट्रांसफर होती है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजर ये होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं दोनों पेरेंट्स यानी कि फादर और मदर दोनों से कंबाइन होते हैं, और इसी तरह क्रोमोसोम के अंदर इनहेरिटेंस का एक यूनिट होता है जिसे हम जीन्स कहते हैं। जीन्स क्या चीज है जनाब? इनहेरिटेंस का एक यूनिट है जिसको हम जीन्स कहते हैं। बेसिकली जीन्स जो है, जीन्स के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए कहाँ पे होता है? डीएनए होता है हमारा न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब आपको पता है कि हर सेल के अंदर तीन मेन चीज होती हैं, विच इज न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन अपेयर होता है, अदरवाइज ये होता है बट आप कहेंगे इनएक्टिव होता है। ठीक है, इसके अंदर मेन काम क्या होता है? प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, क्योंकि डीएनए अगर आप देखें डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना? सो अब यहाँ पे जीन्स कैसे वर्क करता है, जीन्स कैसे काम करता है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए। ठीक है, इससे पहले हमें क्रोमोसोम्स को डिटेल में आपको स्टडी करना पड़ेगा कि क्रोमोसोम्स क्या है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारे बॉडी में पेयर्ड होते हैं, और अगर आप रिकॉल करें क्लास 9 की बायो का चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल, तो आपको पता होता है कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल, यानी कि 23 पेयर्स होती हैं इसमें। और अगर किसी में 46 से कम हो, या लाइक अगर 47 है तो भी गलत है, और अगर लाइक 45 क्रोमोसोम्स है तो भी, तो ये फिर ये एबनॉर्मेलिटी की तरफ जाता है। यानी कि अगर जो चाइल्ड की जो बर्थ होगी वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ जाएगा। तो क्रोमोसोम्स हमेशा 46 होने चाहिए, 47 भी नहीं, 45 भी नहीं। ठीक, तो अब ये क्रोमोसोम्स होते क्या है? ठीक है, क्रोमोसोम्स बेसिकली एक अगर हम सिंपली कहते हैं हम इसको क्रोमेटिन। देखें, डीएनए के अंदर एक ही चीज है लेकिन उसके नाम चेंज होते जा रहे हैं। जैसे कि जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा डीएनए के अंदर, एक थ्रेड लाइक सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा, उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन बनता किससे है? क्रोमेटिन के अंदर डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन इज अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, यानी कि डीएनए मींस डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। और कौन से प्रोटीन्स होते हैं? वो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं क्रोमेटिन के अंदर। ठीक, जब ये क्रोमेटिन न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियोसोम्स के अंदर रैप हो जाते हैं या कंडेंस हो जाते हैं, तो हम उसको फिर क्रोमेटिन नहीं, हम उसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, नाम एक ही है, काम एक ही है, प्रेजेंस वो डीएनए के अंदर ही होता है, लेकिन जब वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो एक पूरा नेटवर्क होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, लाइक जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा था, जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती है, उस वक्त ये क्रोमेटिन नेटवर्क होते हैं। जब ये थ्रेड सेपरेट होने लगते हैं तो ये क्रोमेटिन्स होते हैं। फिर जब ये पेयर बनाते हैं और कंडेंस होते हैं तो उस वक्त ये क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ठीक है, सो इन दिस वे द न्यूक्लियोसोम्स एंड द डीएनए बिटवीन देम लुक लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। यहाँ पे आपको डीएनए का स्ट्रक्चर दिया है कि जिस तरह एक स्ट्रिंग में, एक धागे में मोती पिरोए जाते हैं, बिल्कुल इस तरह डीएनए और न्यूक्लियोसोम्स आपस में कनेक्ट होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें इस डायग्राम में फाइबर्स हैं। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फाइबर्स जिसमें न्यूक्लियोसोम्स रैप हुए हैं। ठीक है, यानी कि कंडेंस हुए हैं और इसको एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपको बॉल्स लग रही हैं ये प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स है, कौन से प्रोटीन्स है? वो हिस्टोन प्रोटीन्स है। हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ यहाँ पे आप देखें डीएनए जो है वो डीएनए स्ट्रिंग की तरह, बिल्कुल जिस तरह आप एक स्प्रिंग समझ लें, स्प्रिंग की तरह डीएनए जो होता है वो रैप हुआ होता है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट था जेम्स वेस्टन, दो साइंटिस्ट थे, उनकी कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने डीएनए का मॉडल को किस तरह एक्सप्लेन किया है। डीएनए का मॉडल फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वेस्टन था जिसने डीएनए का स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइम प्रपोज किया। तो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए 1953 में डीएनए का मॉडल प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू
मॉडल, उन्होंने बताया कि डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। डीएनए के मॉलिक्यूल्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स कैसे, क्योंकि उसमें एसिड्स हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं, यानी कि धागे होते हैं। आप स्ट्रैंड्स को इस तरह समझ लें कि रस्सियां होती हैं, ठीक है, और ये रस्सियां कॉइल्ड होती हैं, मुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। These strands are coiled around each other in the form of a double helix। जिस तरह आप रस्सी को चोटी बनाएं, चोटी गूंदें, इस तरह की डबल स्ट्रैंड्स होती हैं, ठीक है। There is a phosphate sugar backbone on the outside of double helix, which is nitrogenous base on the inside। यहाँ पे डीएनए में फॉस्फेट शुगर होती है, ठीक है। फॉस्फेट शुगर यानी कि इसमें फॉस्फेट और शुगर का फिर फॉर्मूला होता है फॉस्फोरस और शुगर, उसके अलावा नाइट्रोजन भी होती है इसके अंदर। इन डबल हेलिक्स द नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ अपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म्स पेयर्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और फिर इन नाइट्रोजनस हेलिक्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बनते हैं, पेयर बनते हैं। तो यहाँ पे जो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने बताया, उन्होंने ये बताया कि दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, बिटवीन एडेनाइन एंड थायमिन। एडेनाइन क्या है, अगर आप गौर करें, आपको याद हो एटीपी, एटीपी क्या है, हमारे ह्यूमन बॉडी में जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये उसमें भी फॉस्फेट ग्रुप है और इसमें भी फॉस्फेट ग्रुप है। वहां पे भी एडिनोसिन है, यहाँ पे एडिनाइन है, एडिनाइन एंड थाइमाइन है, ठीक है। देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन सेटोसिन एंड जेनिन। यहाँ पे ये सारे मिल के फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन ग्रुप मिल के हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहे हैं डीएनए के अंदर। अब जैसा कि आप ये इसकी डायग्राम देख सकते हैं कि किस तरह इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, ये डबल हेलिक्स है। जिस तरह ये आप एक रस्सी लेके चोटी बांधें, इसको हम डबल हेलिक्स कहते हैं, और इसके अंदर जो स्ट्रैंड्स हैं उनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। यहाँ पे डीएनए के स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हुआ है कि फॉस्फेट शुगर बैकबोन है। एच हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो येलो कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, नाइट्रोजनस बेसिस है सारी, और पिंक से जो है वो फॉस्फेट है, और शुगर जो है वो ब्लू से है, ठीक। तो इसको हम फॉस्फेट शुगर बैकबोन कहते हैं, जो कि सारे डीएनए के अंदर होता है। अब यहाँ पे है कि हाउ डज द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क। डीएनए जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है, किसी भी ट्रेट को, किसी भी कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करने के लिए डीएनए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। So DNA is the genetic material, that is, it contains the instructions to direct all the functions of cell। यानी कि हमारा सेल जो भी काम करता है उसको इंस्ट्रक्शन कौन देता है, डीएनए देता है। डीएनए हमारा ब्रेन है, सेल का ब्रेन है। इट परफॉर्म्स इट्स रोल बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। अब यहाँ पे डीएनए का काम क्या होता है, वो खास प्रोटीन बनाना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया वो कौन सा प्रोटीन है, वो हिस्टोन प्रोटीन्स है। हिस्टोन प्रोटीन्स बनाने में एक टिपिकल, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को जो है वो परफॉर्म करता है। तो सम प्रोटीन्स परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल्स व्हाइल द अदर्स एक्ट एज एंजाइम्स। यहाँ पे टर्म एंजाइम्स आ गए, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि एंजाइम्स का मतलब क्या है। एंजाइम्स भी बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं जो कि बने होते हैं अमीनो एसिड से। तो कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे डीएनए के अंदर, कुछ प्रोटीन्स जो है वो स्ट्रक्चरल रोल का रोल प्ले करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाकी जो दूसरे प्रोटीन्स होते हैं कुछ, वो एंजाइम्स एज अ एंजाइम रोल प्ले करते हैं। और एंजाइम्स का काम क्या होता है, आपको पता है कि एंजाइम्स का काम होता है कि हमारे मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करे, यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को वो कैटेलाइज करे, ठीक है। सो इन दिस वे व्हाट एवर अ सेल डज इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय इट्स डीएनए। कि सेल जो कर रहा होता है वो बेसिकली कंट्रोल या उसको इंस्ट्रक्शंस कहां से मिल रही होती है, डीएनए से मिल रही होती है। सो इन अदर वर्ड्स डीएनए मेक्स द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म, ठीक। सो लेट अस डिस्कस हाउ डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यानी कि डीएनए कैसे एक सेल का, एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स बनाता है या इसका रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे उन्होंने डायग्राम दी हुई, डबल हेलिक्स जो है वो
पेरेंट्स 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पेरेंट डीएनए है, डबल हेलिक्स है, अनबोन्ड। अब जब ये सेपरेट होते हैं, सेपरेट कैसे होते हैं, दोबारा आप चैप्टर 5 के सेल साइकिल पे जाइए, आप कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि ये जब न्यूक्लियस डिसअपियर होता है, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होता है और साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा होता है, तो ये फिर स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाते हैं और न्यू न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखें कलर से बहुत अच्छा उनको रिप्रेजेंट किया गया है कि ये पेरेंट्स के 2 स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, डीएनए जो कि पिंक कलर में है। जब ये आपका कैरियोकाइनेसिस हुआ और साइटोकाइनेसिस हुआ तो उसके बाद यहाँ पे सेपरेशन हुई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो गई और नियो न्यूक्लियोटाइड्स बने। अब जब दोबारा से आपको वो सारे प्रोसेस पता हो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और देन टेलोफेज, जब दोबारा से न्यूक्लियस अपीयर होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन जाएगी तो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। तो 2 डॉटर सेल्स जो बन रहे हैं उसमें आप देखें डीएनए जो नया बन रहा है वो कंबाइन होकर आ रहा है, जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड्स कहते हैं। इस कॉम्बिनेशन में यानी कि मदर और फादर पेरेंट सेल्स के दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये डीएनए बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह क्रोमोसोम्स में डीएनए काम कर रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक डायग्राम बताई है आपको मजीद इलेबोरेट करने के लिए, कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि ये डीएनए काम कैसे करता है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में बताया द सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ mRNA. M means messenger, RNA means ribonucleic acid। यानी कि जो फर्स्ट डीएनए न्यूक्लियोटाइड होता है वो कॉपी होता है, कहां से कॉपी होता है, पेरेंट्स से, पेरेंट्स के डीएनए से कॉपी होके वो सीक्वेंस एक कहां पे जाता है, कॉपी होके मैसेंजर आरएनए में जाता है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए यहाँ पे राइबोसोम से, ठीक है, आरएनए मींस राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक निकला है राइबोसोम से, और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना। ठीक, तो अब यहाँ पे राइबोसोम्स वो मैसेज पढ़ लेता है, राइबोसोम्स रीड्स द मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड जॉइंस स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स। राइबोसोम्स जो सीक्वेंस डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो पेरेंट से आ रहा था मैसेंजर आरएनए के थ्रू, राइबोसोम्स ने वो मैसेज पढ़ लिया और अब वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड से ज्वाइन होगा। यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन है कौन से, 2 किस्म के प्रोटीन होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होंगे और एक एंजाइम्स होंगे। एक वो प्रोटीन्स होंगे जो कि स्ट्रक्चर बनाएंगे और दूसरे वो प्रोटीन्स होंगे जो कि मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करेंगे। तो यहाँ पे जब राइबोसोम्स ने मैसेज पढ़ लिया तो वो स्पेसिफिक प्रोटीन को मैसेज कन्वे करेगा और जो उसके रेलिवेंट प्रोटीन्स होंगे वो उन मैसेजेस को ले लेंगे। इस तरह डीएनए वर्क करता है किसी भी क्रोमोसोम के अंदर। So dear student, that's it for today's topic. If you understand this concept, please like, comment and subscribe. And if you have any difficulty, feel free to ask me in a comment section. In next video, I will explain alleles, genotype and phenotype inshallah. Allah Hafiz.